नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज हो गया है। केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे श्रद्धालु। यात्रा मार्ग पर पुलिस और श्रद्धालुओं में झड़प हुई है। श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने यात्रा पर ब्रेक लगाया था। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी है उस क्षेत्र में। इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा पर रोक लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे यात्री थे जिनकी तादाद 100 से 150 बताई जा रही है। ये यात्रा मार्ग पर आ गए, छुपते छुपाते सोनप्रयाग तक आ गए और जिद करने लगे। जब बैरिकेडिंग लगाई गई तो बैरिकेडिंग को ढकेलते हुए आगे बढ़ गए। तो वहीं केदारनाथ यात्रियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा था कि भारी से भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से 12 अगस्त तक के लिए केदारनाथ यात्रा बंद रहेगी, जिसको लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों को जनपद की पुलिस चौकी जवाड़ी से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन कुछ यात्री किसी न किसी तरह से बहाना बनाकर सोनप्रयाग तक पहुंच गए। पुलिस ने सोनप्रयाग पर बैरिकेडिंग भी लगाई थी, लेकिन यात्रियों की ओर से पुलिस को चकमा देकर धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। आगे जाने की कोशिश की गई, जिसके चलते पुलिस के साथ में यात्रियों की नोकझोंक हुई है। थोड़ी सी तनाव की स्थितियां देखने को मिली और पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। तो वहीं सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, इसे दुखद और निंदनीय करार दिया। सुनिए क्या कुछ कह रही है। जिस तरीके से अभी सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज कराने का कार्य प्रदेश की सरकार ने किया है, वो बहुत शर्मनाक है। और देवभूमि की जो साख है, जो चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, हमारा मान है चार धाम यात्रा, हमारा सम्मान है, उसकी साख को गिराने का कार्य जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में जो है करने का कार्य किया है। जब रेड अलर्ट घोषित हो चुका है तो ऋषिकेश में ही श्रद्धालुओं को रोकने का कार्य सरकार ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार की एसओपी के हिसाब से, पर्यटन विभाग के हिसाब से, पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से चार धाम यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराना बहुत अनिवार्य है। तो क्या रेड अलर्ट में भी पंजीकरण कराया जा रहा है? क्या रेड अलर्ट की सूचना श्रद्धालुओं को दी नहीं जा रही है? पौड़ी में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत और पुनर्वास के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक करी है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सभी प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाए और आवश्यक सेवाओं की बहाली में तेजी लाई जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली प्राथमिकता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ऐसे स्थान जहां रहना सुरक्षित नहीं है, वहां परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। आज पौड़ी जिले में मुख्यालय में आपदा की बैठक ली गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो पाइप टूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए, पानी के फिर से उसका संचालन किया जाए, उसका प्रवाह, और इसके साथ साथ रोड जहां टूट गए हैं तो रोडों को मरम्मत की जाए और जो राहत राशि है वो मिले तत्काल लोगों को। दैवीय आपदा से चौपड़ाखाल तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा में बाढ़ की चपेट में आने के कारण रामेश्वरी देवी का निधन हुआ है और राहत सहायता के रूप में उनके पुत्र जितेंद्र को 4 लाख की राशि वितरित की गई है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 13 परिवारों को प्रति परिवार 6,500 के हिसाब से 4,74,500। पूरे जिले के आपदा की एक बैठक ली है, उसमें 6 चीज़ों पे पूरा फोकस है। एक तो गांव में सब जगह राशन समय पे पहुंच जाए, गैस की आपूर्ति समय पे हो जाए, सभी गांव में पानी की व्यवस्था जो है
4-5 दिन में करने के हमने आदेश दिए हैं। सभी रोडों को खोलने का आदेश दिए हैं। साथ में ये भी कहा हमने कि जो गांव के रास्ते टूटे हैं उनको जल्दी शीघ्र बनाया जाए, लोगों को समय पे मुआवजा दिया जाए, और जो लोग बहुत दिक्कत में हैं, जिनको कि विस्थापन करना है, उनके बहुत जल्दी जो है विस्थापन की भी कार्रवाई की जाए ताकि काम जल्दी हो जाए। और जितनी रोडें हमारी ब्लॉक हो रखे हैं, अब पैसा सरकार की तरफ से चला गया है, तो अब हमने भी कहा कि जल्दी रोडें जो है सुचारू रूप से शुरू करी जाए। साथ में ये भी हमने आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों के पुस्ते टूटे हैं या जहाँ स्कूलें टपक रहे हैं, 20 करोड़ रुपये सरकार ने आपदा की मद से स्कूलों के मरम्मत के लिए भी दे दिए हैं। 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चलना है। लेकिन मानसून सत्र में संशय के बादल घिरने लगे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आ रही है, सड़कों का हाल बेहाल है। तो वहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सत्र की तारीख या फिर आगे बढ़ाई जा सकती है या फिर राजधानी देहरादून में सत्र चलाया जा सकता है। लेकिन आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र गैरसैंण में ही आहूत किया जाएगा। देखिए, नुकसान आपको मालूम है, 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरी असिस्टेंस इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। उत्तराखंड में होने वाले मानसून सत्र को लेके अब बादल छट चुके हैं और ये बात सामने निकल कर आ चुकी है कि अब जो है सत्र गैरसैंण में ही होगा। हालांकि ये सत्र 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक होना है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आई हुई है, उसके साथ ही सड़कें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये विधानसभा सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराना इस समय मुश्किल हो सकता है। लेकिन कैबिनेट में आज ये उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट में इसको लेकर कोई फैसला आएगा, जो कि नहीं आया। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो विधानसभा सत्र है वो गैरसैंण में ही आहूत होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन परिस्थितियों में कैसे ये सत्र शुरू होता है और सरकार के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां इस समय बनती है, कैसे सरकार इससे निपटती है। अपने सहयोगी राहुल बनाया गया पार्क योग के प्रति समर्पित है। योग को बढ़ावा मिले और लोगों को योगासनों की जानकारी मिले, इसके लिए पार्क में योगासन दर्शाती हुई ब्रास मेटल की 18 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अलग अलग आसनों की ये मूर्तियां लोगों को आकर्षित भी कर रही हैं। आज इस पार्क का उद्घाटन और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से पार्क निर्माण के लिए करीबन 4 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस पार्क के निर्माण का प्रस्ताव करीबन 1 साल पहले तैयार किया गया। पार्क में आकर्षक स्ट्रीट लाइटों के साथ 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी दिया गया है। खबर उत्तराखंड के धराली जिले से है, जहां पर आई आपदा के नुकसान का सरकार आकलन कर रही है। तो वहीं आपदा के दौरान किसानों को हुई क्षति का आकलन किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी में आपदा के दौरान कृषकों का 7 करोड़ 18 लाख का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जल्द की जाएगी। तो वहीं सरकार कृषकों के साथ खड़ी है। अन्य जो भी नुकसान हुआ होगा उसका भी भुगतान किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में 7.30 हेक्टेयर में कृषि की क्षति हुई है और जिसमें धराली में 3.10 की क्षति हुई है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में 7,506.8 हेक्टेयर में क्षति हुई है और जिसमें 33% क्षति जो है 4,508 हेक्टेयर में है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मुआवजा वहाँ से मिलता है और जगह
जो है इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनकी मदद कर रहे हैं और उत्तरकाशी में 7 करोड़ 18 लाख की जो है। उत्तराखंड पंचायत चुनावों में बीते रोज एक दिलचस्प मोड़ आ गया जब सरकार की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बिना नियमावली के आरक्षण तय करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया भले ही जारी रहेगी, लेकिन उधम सिंह नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई अभी 27 अगस्त को होनी है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपना प्रत्याशी निर्विरोध घोषित कर दिया है। देखिए, निर्विरोध घोषित करने का काम निर्वाचन आयोग का है और जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जब कोई उम्मीदवार सामने न हो तो निश्चित रूप से निर्विरोध वो निर्वाचित हुए हैं। लेकिन न्यायालय ने किसी बात को अगर कहा है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हम भी न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते हैं। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के नतीजे घोषित नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया भले ही जारी रहेगी, लेकिन उधम सिंह नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित नहीं होगा। ये याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित मान लिया है। अब बीजेपी भी न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने की बात कह रही है, जबकि पहले भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा पार्टी कर चुकी है। उधम सिंह नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान नया बवाल खड़ा हो गया। धांधली के आरोप और 5 बीडीसी सदस्यों को प्रमाण पत्र न देने के विरोध में किसान नेता और पूर्व विधायक ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के इशारे पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले 5 बीडीसी सदस्यों को मतदान से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। तारीख को गदरपुर विकास खंड में मतदान हुआ। 31 तारीख को काउंटिंग हुई। काउंटिंग में 40 बीडीसी मेंबर विजयी हुए। 5 बीडीसी मेंबर ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने घर चले गए। उनको बाद में एहसास हुआ कि प्रमाण पत्र भी मिलता है। 1 तारीख से वो धक्के खा रहे हैं। 5 नुमाइंदे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए विजयी हुए, महतोष, तरन्नुम, खानपुर पूर्व किरण, श्री रामपुर विनोदनी गाइन, गदरपुरा सबीना और विजयनगर प्रथम मंजू मंडल, इन 5 को प्रमाण पत्र 1 तारीख से धक्के खा रहे हैं और आज 13 तारीख हो गई। 13 दिन में इनके प्रमाण पत्र नहीं बने। 14 तारीख को कल बीडीसी का प्रमुख का इलेक्शन है गदरपुर में। ये कैसे मतदान करेंगे? विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौके पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण पर जमकर निशाना साधा। कहा, विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक जिम्मेदारी से बंधी हैं और संवैधानिक मूल्यों का पालन करना उनका कर्तव्य है, न कि व्यक्तिगत मनमर्जी करना। अगर मनमर्जी चलानी है तो अपने घर में चलाएं, विधानसभा में नहीं। दरअसल ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने एक बयान में कहा था कि वो अगर किसी के दबाव में आकर काम करेंगी तो उनके विधानसभा अध्यक्ष होने का क्या मतलब रह जाएगा। रुद्रपुर के पंतनगर स्थित सिडकुल क्षेत्र में इस समय भारी औद्योगिक संकट गहराता जा रहा है। इंडियन ऑयल और अडानी गैस की ओर से सप्लाई की जा रही पाइप्ड नेचुरल गैस यूपी के मुरादाबाद में क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे जिले में पीएनजी आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। इसका सीधा असर यहां के दर्जनों पीएनजी आधारित इकाइयों पर देखने को मिल रहा है। कई उत्पादों ने उत्पादन को रोक दिया है, जबकि कुछ बिजली से काम कर रहे हैं। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा और उद्योग पदाधिकारी गजेंद्र सिंह ने इसे गंभीर आर्थिक संकट बताते हुए आपदा मानने की मांग की है।
जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो 50 से 60 इकाइयों को बंद होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे हजारों श्रमिकों का रोजगार संकट में आ जाएगा। देखना ये होगा कि प्रशासन और राज्य सरकार इस आपदा की स्थिति पर कैसे कार्रवाई करती है। मुरादाबाद से, क्योंकि ये एक ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई हैं, बाढ़ की स्थिति है और वो लोग भी तत्काल उसमें वो है पूरा कि कहीं भी कोई ऐसी इंडस्ट्रियल हमारी जो गैस है वो उसके तत्काल सुचारू रूप से उसकी सप्लाई शुरू कर सकें। और चूंकि ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं जो जिसके लिए जिला प्रशासन जिला हम लोग अन्य उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो लोग भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया है। देखिए, जहां तक पत्राचार का सवाल है, हमने डीएम साहब, एसडीएम साहब और आरएम सिडकुल जो कि यहाँ के पूरे इंडस्ट्री के मालिक है एक तरह से, उनको हमने पत्राचार उनसे किया है सिडकुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के माध्यम से। हाँ, लेकिन आज बाढ़ में वो लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्होंने पूरा अपना टाइम नहीं दे पाए हैं, व्यक्तिगत मिल नहीं पाए हैं, लेटर के माध्यम से ही बातें रखी है। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर दूसरी बार भगवान श्री जगन्नाथ महाराज की यात्रा निकाली गई। बैंड बाजी, ढोल नगाड़ों के साथ जगन्नाथ यात्रा और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का समापन अग्रवाल सभा भवन जसपुर में किया गया। हरिनाम संकीर्तन प्रचार सेवा समिति के अतुल बंसल ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दयालु स्वरूप जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ दर्शन देने अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। सभी भक्तों ने मिलकर भगवान का गुणगान किया, भगवान को प्रणाम किया, अपने हाथों से रथ को खींचा है, फूलों की वर्षा करते हुए भगवान का स्वागत भी किया है। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकली है और जसपुर में दूसरी बार निकल रही है और दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। इसमें सभी का सहयोग से ये यात्रा निकल रही है। ये अग्रवाल सभा से शुरू होकर ठाकुर मंदिर, बाजार और गणपति चौक से होते हुए पूर्णानंद और अब कोतवाली रोड होते हुए वापस अग्रवाल सभा पर समाप्त होगी। जय श्रीमन नारायण। सभी लोगों को जय श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज जसपुर की पावन धरा पर भगवान जगन्नाथ जी का भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि श्री अग्रवाल सभा मेन बाजार में इस कार्यक्रम को रखा गया था और सभी भक्तों के द्वारा इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों की ओर से बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चलाया जा रहा जन आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी रहा। आज बुधवार को आंदोलन को और ताकत मिली, जब लामबगड़ खीरो वैली से बड़ी तादाद में महिलाओं का दल बद्रीपुरी पहुंचा है और उन्होंने बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। तो वहीं टैक्सी यूनियन बद्रीनाथ और गोविंद घाट से जुड़े तमाम लोग भी आंदोलन में सहयोग करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आज सुबह तय कार्यक्रम के अनुसार बद्रीनाथ धाम के मुख्य बाजार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी, शांतिपूर्वक रैली निकालकर शासन प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एसडीओ संजय कुमार चौहान ने बताया कि विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी और बकाया बिलों को लेकर कार्रवाई की है। कई उपभोक्ताओं के लाइन डिस्कनेक्ट किए गए, जबकि कई घरों में चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा गया। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभाग की पूरी टीम इसका खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रामनगर में ड्रग्स विभाग की टीम ने अचानक छापेमार कार्रवाई की है। टीम की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई मेडिकल स्वामी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से भागते हुए नजर आए। अभियान की जानकारी देते हुए नैनीताल जनपद की वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रामनगर में अभियान चलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अभियान के तहत रामनगर में 12 मेडिकल स्टोर्स पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें तीनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल करने
के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 मेडिकल स्टोर्स पर भी भारी अनियमितता मिलने पर उनको नोटिस जारी किया गया है। महोदय, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपर आयुक्त व जो हमारे कुमाऊं मंडल के सहायक औषधि नियंत्रक है, उनके निर्देशों के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा रामनगर क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल स्टोरों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय रोक लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है और न्यू लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाने पे साइकोट्रॉपिक औषधियों का भंडारण लिमिट से ज़्यादा करने पे फार्मासिस्ट की उपलब्धि न होने आदि अनियमितताओं के क्रम में फर्म को मौके पे तालाबंदी कर चाबी संबंधित थाने में दी जाएगी और फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की हमारे द्वारा संस्तुति की। उत्तराखंड के पौड़ी में यमकेश्वर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर अचानक पहाड़ दरकने से पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी चपेट में 3 ट्रक आ गए। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से एक डंपर गहरी खाई में गिरते हुए गंगा नदी में समा गया, जिसके बाद पीछे से आ रहा एक ट्रक और गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक भी चपेट में आ गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। 3 घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।